विचार सत्र की अध्यक्षता कर रहे स्वप्निल जी, आर.डी. आनंद साहब, रघुवंश जी, हमारे इस जलेस इकाई के अध्यक्ष जफर साहब, मुजम्मिल फिदा साहब जो दो पद संभाल रहे हैं, और ये मिलाकर के 3 पद हो गया। संचालक तो हैं ही, लेकिन हमारे कार्यकारी सचिव भी हैं और कोषाध्यक्ष भी हैं, जिनसे इस कार्यक्रम को लेकर के बातचीत शुरू हुई। पहले तो मुझे ये था कि इस समय कार्यक्रम कराना बड़ा कठिन काम है। विशाल जी ने उसको संभव कर दिया, अनुराग जी से बात होती रही, उन्होंने इसको संभव कर दिया, तो मेरे लिए तो बड़ा ये सुखद अवसर है। अमरेंद्र जी आए हुए हैं पटना से, घर उनका पास ही है, लेकिन सत्यभान जी को देखा तो इनके नाम में जन्मवादी लिखा हुआ है। हमारे अध्यक्ष ने कहा कि जरा मिल करके आइएगा। संजीव जी ने कहा नाम में जन्मवादी कोई आजकल लिखता नहीं है। तो मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए यहाँ आने के लिए है। हालांकि मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है कल से, लेकिन उमस तो है, ठीक ठाक उमस है। तो सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं तब 2006-07 की बात है, कुछ लिख चुका था तमिल दलित साहित्य पर। 2003 में मैंने लिखना शुरू किया कथा देश में, एक पत्रिका है हिंदी की, और 2004 से उसमें फिर कॉलम हो गया। तो 20-22 साल उस कॉलम को चलते हुए हो गया। उस कॉलम ने ही मुझे यहाँ तक घुमाया, दक्षिण भारत की यात्रा कराई। 1 साल के लिए कॉलम लिखने का एग्रीमेंट हुआ था संपादक से, लेकिन वो 1 साल हनुमान की पूंछ की तरह बढ़ता गया और इतना लंबा अरसा हो गया। मैंने पहले तमिल पर काम किया, तमिल के बाद में फिर कन्नड़ दलित साहित्य पर लगा। बीच में 2-3 निबंध लिखे तेलुगु दलित साहित्य पर, आंध्र का अब तो 2 राज्य हो गए हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2। ज़्यादातर साहित्यकार तेलंगाना में पढ़ते हैं, उधर का काम किया। और अनमने तरीके से, क्योंकि केरल के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं, और दलित साहित्य जैसी कोई चीज़ है ये लोग कह रहे थे वहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो चला गया कि एक बार सर्वे करके आता हूँ और कुछ देखता हूँ कि कुछ उसमें है क्या दलित साहित्य जैसी कोई चीज़ मलयालम में। तो उसने मुझे ऐसे पकड़ लिया कि उसमें 7-8 साल लगा दिए लिखने में, सामग्री इकट्ठी करने में, लिखने में, और किताब आने में 3 साल और लगे, तो 10 साल में वो काम पूरा हो गया। तमिल वाला काम रुक गया, कन्नड़ वाला काम रुक गया, वो आगे देखते हैं, पूरा करेंगे। लेकिन ये है कि एक आइडिया लगा मुझे कि अगर हम दलित आंदोलन को अखिल भारतीय आंदोलन कहते हैं तो क्यों कहते हैं। इस बीच में समय निकाल करके फिर मैंने बांग्ला पर काम किया, उड़िया पर काम किया। जो ईस्टर्न इंडिया है वो समझ में आया। असम में ज़्यादा है नहीं, वो जो चाय बागान के मजदूर हैं उन्होंने जो लिखा है, बिहार से गए हुए लोग हैं, दलित हैं जन्मना, तो उनके यहाँ श्रम का सवाल, शोषण का सवाल मुख्य है, तो उसको आप दोनों में रख सकते हैं। लेकिन असम मूल के लोगों में वो उस तरह का मामला नहीं है जाति का। शादियाँ भी होती हैं,
ऊपर और नीची जाति में तो वहाँ कोई हत्या नहीं होती, ये एक चीज़ रही है। तो वहाँ नहीं है। और जो मतलब बाकी बहनों में 7 बहनें में से 6 बहनें हैं, वहाँ पर भी नहीं है। लेकिन इधर बंगाल से लेकर के और उड़ीसा से लेकर के और पश्चिम में गए तो गुजरात पर किया, और क्योंकि नाभिक महाराष्ट्र है तो बार बार वहाँ जाना पड़ता है, वो लगातार करता रहा महाराष्ट्र का काम। और उससे ये पहले जो मैं हिंदी के इलाके में बात करता था तो लोगों को यही लगता था कि हिंदी का जो दलित साहित्य है वो मराठी से आया हुआ है। इसमें कई लोगों ने भूमिका निभाई कि मराठी से आया हुआ है, प्रभावित तो है ही, लेकिन आया हुआ है कहना अब मैं इसको वो नहीं करता, इसके साथ नहीं खड़ा होता। आया हुआ कहीं इसका नहीं होता, यहाँ की अपनी ज़मीन से उपजा हुआ है। आंदोलन हमेशा वेव की तरह आते हैं, लहर की तरह आते हैं। दलित जो साहित्य है वो आंदोलन के रूप में है, और इसको पिछले आंदोलनों से काट करके देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इस तरह से कोई ऑटोनमस नहीं, ऑटोनॉमी तो इसकी है लेकिन ऑटोनमस नहीं है उस लिहाज से, वो पहले के आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। उसके ठीक पहले प्रगतिवादी आंदोलन है, और उसके साथ चलने वाला वो आंदोलन प्रगतिवादी आंदोलन है। तो उसका भी आपको अंदाज लगाना पड़ेगा। खासतौर से इसमें एक विषय ये भी था, जब बात हो रही थी कि दलित पैंथर के 50 साल हो गए हैं तो उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन वो ये ठीक है, लेकिन उसका संदर्भ जरूर ये देना है इस वक्त कि दलित पैंथर का असर आप पूरे भारत के दलित साहित्यकारों पर देख सकते हैं। पैंथर के बारे में 2 वाक्य कहा जाए। 1972 में ये संगठित हुआ था, वहाँ के युवा लोग इकट्ठे हुए थे 18 से 28 साल के बीच के, जो पोएट भी थे एक्टिविस्ट भी थे। उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की, उसके पीछे उसके मूल में ब्लैक पैंथर आंदोलन था। दोनों का आप देखें मैनिफेस्टो, ब्लैक पैंथर पार्टी का मैनिफेस्टो और दलित पैंथर का घोषणा पत्र, तो आप वो जो समानता है उसको अच्छे से देख सकेंगे, किस तरह की समानता है दोनों में। दोनों ही ये मानते हैं कि अन्याय का सवाल किसी एक लोकेल में, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में, किसी एक देश में, किसी एक प्रांत में सीमित करके नहीं देखा जा सकता। जो वैश्विक अन्याय है उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। यह कि जहां पर भी अन्याय हो रहा है उसको अपना मुद्दा बनाना चाहिए। ये दोनों में मिलता है। वो कहते हैं कि अगर अफ्रीका में कोई सताया जा रहा है, दलित पैंथर में लिखा गया है, तो वो हमारा मुद्दा है। तो अन्याय का खात्मा होना है, लेकिन वो महाराष्ट्र में नहीं, वो भारत में नहीं, वो पूरे विश्व में होना है। ये दलित पैंथर के घोषणा पत्र में है, और ये ब्लैक पैंथर के घोषणा पत्र में है। ब्लैक आंदोलन हुआ और बहुत मजबूती से आगे बढ़ा। उसकी कई कहें कि धाराएं थी, कई तरह के उसमें विकल्प आए कि अमेरिका के ब्लैक्स हैं उनको कहाँ जाना चाहिए, उनका समाधान किस में है। तो एक समाधान आया जो बहुत मजबूत भी रहा, वो था लिबरेशन थियोलॉजी का, कि ईसा मसीह की शरण में जाने पर वहाँ पर कोई रंग भेद नहीं है। ईसा मसीह ही आपको त्राण दे सकते हैं इस शोषण से, जो वाइट्स का शोषण है, जो उनका अत्याचार है, उनके द्वारा की जाने वाली हत्याएं हैं, वो बचा सकते हैं। तो वो जो मुक्तिकामी धर्मवाद है,
जो लिबरेशन थियोलॉजी है वो चीज़ डेवलप हुई। लेकिन बहुत जल्दी ही ये लग गया कि जिस तरह का गठजोड़ है जो रेसिज्म का कैपिटलिज्म के साथ, उसमें लिबरेशन थियोलॉजी में जो परमपिता परमेश्वर हैं वो उसको दूर करने में बहुत दूर तक सहायता नहीं दे सकते। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमको कट्टर राष्ट्रवादी होना चाहिए, उसकी भी सीमाएं स्पष्ट हो गई। कुछ लोग इस्लाम की तरफ गए कि इस्लाम में ईसाइयत में तो कुछ है नहीं, इस्लाम में हमारी मुक्ति है, उसकी भी सीमाएं बहुत जल्दी स्पष्ट हो गई। तब दो लड़के थे, वो मार्क्सवाद के संपर्क में आए। अमेरिका में बड़ी कोशिश रही है कि जो वर्किंग क्लास है उसको मार्क्सवाद की भनक न लगने दी जाए। ये हर जगह पर, वहाँ पर भी रही, ब्रिटेन में भी रही है, वो तो बहुत डरे हुए लोग थे। फ्रांस में भी रही है। फ्रांस में तो ये था कि जो दुनिया भर के विद्रोही किस्म के लोग थे वो इकट्ठे हुए थे जर्मनी से और जगहों से, और उन्होंने एक बनाया था लीग ऑफ द आउटलॉज, जो विधि बहिष्कृत हैं उनका संघ था वो। बाद में फिर उनको लगा कि हम जानते हैं कि ये जो कानून हैं जिन्होंने हमको बाहर कर दिया, ये कानून ही गड़बड़ हैं, हम तो न्यायी लोग हैं, तो उसका नाम बदल दिया, लीग ऑफ द जस्ट कर दिया। ये 1930 के आसपास की बात है, 1830 माफ कीजिए, हाँ 1830 के आसपास की बात है। बाद में फिर वो फिर बदला और उनको लगा कि नहीं, अगर हमारा कोई लीग ऑफ द जस्ट है तो जो जस्ट है, जो न्यायपूर्ण समाज है, उसकी परिकल्पना क्या होगी। तो कहा कि कोई ऐसी किताब लिखवाते हैं जिससे हमारी बात सबके सामने जाए। तो उन्होंने कहा कि इस दिशा में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। तो उनको मालूम हुआ कि इंग्लैंड में दो लोग ऐसे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स। उनसे संपर्क किया, कहा कि आप जरा हमारे लिए लिख दीजिए। तो उन्होंने कहा लीग ऑफ द जस्ट तो है, ठीक है, लेकिन ये असल में कम्यून बनना है, ऐसा समाज जिसमें सब बराबर हो। तो उन्होंने साल भर का समय लेकर के मतलब 1848 में जो पतली सी किताब लिखी वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थी, और वो तब से लेकर के आज तक तमाम आंदोलनों का आधार रही है। जो न्याय चाहते हैं, समरसता चाहते हैं, वो उससे खौफ खाते हैं। समरसता और न्याय में अंतर है, आप जानते हैं। ये जो साल है वो महाड़ सत्याग्रह का भी 100वां साल है। महाड़ सत्याग्रह आपको पता है कि एक कम्युनिस्ट कहें कि कार्यकर्ता ने, जो अम्बेडकरवादी भी थे, कॉमरेड आर.बी. मोरे, तो उन्होंने कहा था डॉक्टर अम्बेडकर से कि मैं तो आपके साथ रहा हूं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं मार्क्स की तरफ जाऊं। डॉक्टर अम्बेडकर कुछ बोले नहीं, उनको लगा कि सहमति दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये अन्याय का ही मामला है कि महाड़ में जो चौदार तालाब है वहाँ पर हम पानी नहीं ले सकते, दलित पानी नहीं ले सकते। तो आप आइए, तो हम तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपील बहुत ज़बरदस्त है, तो ये आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। तो आर.बी. मोरे के पत्र लिखने पर वो गए, समय लिया उन्होंने तैयारी के लिए, गए, और आप जानते हैं कि उसके बाद में तो एक नया इतिहास बना। वो न्याय का सवाल था कि जिस तालाब से सारे जानवर पानी पी सकते हैं, उस तालाब से दलित पानी नहीं पी सकता। 27 में हुआ, 30 या 31 में कहानी आती है प्रेमचंद की, ठाकुर का कुआं। तो लेकिन हमने भुला दिया, महाड़ सत्याग्रह में बाबा साहब अम्बेडकर को तो श्रेय देना ही चाहिए, लेकिन जो इसके मूल प्रस्तोता थे आर.बी. मोरे, कॉमरेड आर.बी. मोरे, उनका नाम भुला दिया। वो याद रखना चाहिए। ऐसी सभाओं का एक लाभ ये भी होता है कि ऐसे नामों की तरफ आप, और वो जो अधिवेशन हुआ महाड़ सत्याग्रह के, मतलब
वो तोड़ा कानून, परंपरा, कानून तो नहीं, कानून में तो था कि पानी ले सकते हैं। तो उसके बाद में जो सभा हुई, उस सभा में ये प्रस्ताव आया कि अगर ऐसी किताबें हैं हमारे उसमें धर्म ग्रंथों में जो रोकती हैं, तो उन किताबों को जलाना चाहिए। और ये जो कहने वाले थे वो लेफ्ट ओरिएंटेड व्यक्ति थे। उनका प्रस्ताव था, सोशल सर्विस लीग थी एक, उसके सहस्त्रबुद्धे थे एक, पूना के तरफ के पंक्ति पावन। तो उन्होंने ये सलाह दी थी कि और बाबा साहब ने कहा एक दिन का समय दीजिए, हम सोच करके किताब जलाना कोई बहुत उचित है कि अनुचित है ये सोचने दीजिए। अगले दिन उन्होंने कहा कि नहीं, लग रहा है कि आपकी बात सही है, क्योंकि उसका मानसिक असर होगा, उस धर्म या रूढ़ के जाल से, उसकी जकड़बंदी से लोग मुक्त तो होंगे, लेकिन इसको सेकंड कौन करेगा, इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को कौन समर्थन देगा। तो राजभोज साहब थे, उन्होंने कहा कि हम समर्थन देते हैं। राजभोज साहब यहाँ की भाषा में कहें तो जाटो समाज के थे। तो आग कौन लगाएगा, तो आग लगाएंगे एक बैरागी थे जो एक्स महार थे, कभी महार थे बाद में बैरागी हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम आग लगाएंगे। तो इस तरह से सबका मिला जुला उसमें वो था, योगदान था। वह भी सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर नहीं करना चाहिए। जब आप मनुस्मृति दहन की बात करें तो देखें कि प्रस्ताव किसका था और ये कैसे आगे बढ़ा। और इसकी जो अनुगूंज थी वो यहाँ के अलीगढ़ के थे, शुरुआती मार्क्सवादी थे, रामेश्वर करुण। रामेश्वर करुण के यहाँ पर वो उसकी अनुगूंज मिलती है। रामेश्वर करुण का जो सस्सई आई थी 700 दोहों का संग्रह, वो 1934 में, 36 में PWA का गठन होता है, 1934 में आई थी, 2 साल पहले आई थी। उसमें नहीं, उसके बाद में उनका संग्रह था तमसा। उसमें लिखा था कि अगर ये धर्म ग्रंथ हमको ऊंच नीच का पाठ पढ़ाते हैं तो इनको जला देना चाहिए। तो किसी विचार का उत्स कहाँ होता है वहाँ तक भी हमको देखना चाहिए, जरूरी है। लेकिन जो बात जहाँ से मैं अपनी कहना चाहता था कि ये जो आंदोलन है, उस आंदोलन के पृष्ठभूमि में, अच्छा ये भी एक चला अभी पिछले 8-10 सालों से चल रहा है कि पैंथर को तो याद किया जाए लेकिन उसके घोषणा पत्र को भुला दिया जाए। वो जबी पवार जो राजा ढाले के साथ थे, 72 में बना, 73 में मैनिफेस्टो आया, घोषणा पत्र आया, और 74 के अंत होते होते उसमें दरार आ गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा कि ये जो मैनिफेस्टो है ये तो मार्क्सवादी दिखाई पड़ता है, तो ये तो नहीं चलेगा, हमको तो संस्कृति तक अपने को सीमित रखना है, आर्थिक सवाल हमारे लिए नहीं महत्वपूर्ण है। आर्थिक सवाल को, संस्कृति का सवाल रहे कि आर्थिक सवाल रहे, तो इसको लेकर के दरार हुई। राजा ढाले और पवार और दूसरे लोग एक तरफ हो गए, धसाल और बाबूराव बागुल ये सब एक तरफ हो गए। तो ये एक रहा अंतः संघर्ष जिसको कहते हैं। तो इसके बारे में आर डी आनंद बात रखेंगे, क्योंकि वो तो उस पूरी परंपरा को का उन्होंने अध्ययन किया है। ये जो बात कहनी है वो ये कि फुले, जिनका अभी ये 200 साल हो चल रहा है, 2026-27 200 साल के हो गए महात्मा फुले। उनकी स्मृति को नमन करना चाहिए। भारत के पहले फेमिनिस्ट हैं वो, तब तक फेमिनिज्म का जन्म नहीं है लेकिन उसके पहले के फेमिनिस्ट हैं। किसानों के वो चिंतक हैं, गुलामगिरी को का क्रिटिक रचने वाले वो चिंतक हैं, बड़े चिंतक हैं। यूं ही नहीं बाबा साहब ने उनको अपना गुरु माना। बिल्कुल निकट का जो होता है उसको गुरु मानने में बहुत दिक्कत होती है, उसके बहुत सारे छेद नजर आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज थी कि महात्मा फुले को
बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना, कबीर को माना और उससे पहले बुद्ध को माना। तो ये बुद्ध का जो आंदोलन है वो एक तरह से शुरुआत होती है, बराबरी की मांग करने वाला आंदोलन। उसके बाद में उसी से निकला हुआ सहजयान है, सहजयान का भी आंदोलन वैसा ही है, और फिर उसी से निकला हुआ भक्ति आंदोलन है, उसी का आगे बढ़ा हुआ, और उसी से हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भी निकलता है। शुरुआती अगर आप देखेंगे आज़ादी की बात कौन कर रहे हैं, उसमें आप पाएंगे कि कई सारे संत हैं उसमें शामिल जो 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 आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। एक संत ने ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अपने यहाँ शरण दी थी यहाँ ग्वालियर के पास, और फिर वो कहे कि उनको मतलब एक तरह से सुरक्षित जगह दे करके, और मरी भी तो उन्होंने उसका ध्यान रखा उन चीज़ों का। वो खड़ी बोली के भी पहले संत कहे जाते हैं। तो ये एक क्रम है आंदोलनों का। एक आंदोलन, एक जिससे वेव उठती है वो दूसरे वेव को जन्म देती है, तीसरे वेव, कोई वेव कभी खत्म होती नहीं है, अंत नहीं होता, उसका अवसान भी नहीं होता, उसका पर्यवसान होता है। ये आंदोलनों के बारे में है। लोगों ने कहा किसान आंदोलन खत्म हो गया, जो उसके बाद के आंदोलन है वो ऊर्जा वहाँ ट्रांसफर हो जाती है। इस रूप में इसको देखना चाहिए। तो जो मैं पहली बात कहने वाला हूँ वो ये कि दलित आंदोलन अखिल भारतीय है, और फुले और आम्बेडकर उसके अखिल भारतीय नायक हैं। ये पहली चीज़ है। आपको सब जगह पर उनकी आवाज़ अनुवाद में मिल जाएगी। बंगाल में आंदोलन शुरू हुआ, दलित आंदोलन, तो सबसे पहले फुले की ग्रंथावली का अनुवाद किया गया, अंबेडकर का अनुवाद हुआ, उसके बाद में आंदोलन शुरू हुआ। यही हालत कन्नड़ में रही, यही हालत मलयालम में रही, यही हालत अनुवाद के जरिए सब जगह पहुँचे, और ये दलित लेखन शुरू होता है। तो ये नायक है। लेकिन इतना कहने से बात नहीं बनेगी, हर इलाके के अपने नायक हैं दलित आंदोलन में। जैसे महाराष्ट्र के सटा हुआ गुजरात है, तो गुजरात के नायक कौन है? वो कहते हैं हमारे नायक मायानंद या महामाया हैं, पुराने हैं, जिस समय के बसवन्ना थे वो यहाँ के कन्नड़ दलित साहित्य के नायक हैं। बसवन्ना जन्मना दलित नहीं थे, कहते थे कि मैं माला के दास का दास हूँ। माला और मादिगा वहाँ दो जातियाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ जाटो और वाल्मीकि, तो माला उसमें आते हैं, जाटो के समतुल्य माने जाते हैं, तो अपने को उनका दास कहते थे बसवन्ना। तो वो वहाँ के नायक वो हैं। महामाया या मायानंद नायक हैं यहाँ के, सौराष्ट्र के, गुजरात के, और उनके बारे में ये है कि उन्होंने जो पोखर खुदवाया राजा ने, तो किसी की बलि चढ़ानी थी, उसके बगैर पानी आएगा नहीं, ऐसा विश्वास था। तो कौन किसको, तो आसान शिकार वही होता है, दलित ही होता है, अस्पृश्य थे, तो इनको पकड़ा गया, कहा कि आपकी बलि दी जाएगी, अब तो पोखर में पानी आना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तो हमारी कुछ शर्तें हैं, मैं तो बलि अपनी दे दूंगा। तो शर्तें क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये जो चिन्ह हैं दलितों को अलग करने वाले, झाड़ू और क्या कहते सामने वो तसला या गगरी जिसमें वो थूकेंगे, जिसमें उनका ये सब हटाए जाएं, मिटाए जाएं। तो राजा ने मान लिया, और अभी तक वो चीज़ चल रही है वहाँ पर। जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे ये चीज़ है, और जब पेशवाओं का शासन हुआ तब तो और मजबूती से उसको लागू किया गया। जो मराठी दलित साहित्य में इतनी अग्रेसिव आवाज़ दिखती है, उसकी पृष्ठभूमि में यही चीज़ है, पेशवाओं का शासन है। तो वहाँ के नायक वो हो गए जिन्होंने हटवा दिया चिन्ह। आप देखेंगे कि दोनों की तासीर में गुजराती दलित साहित्य के और मराठी बहुत अंतर है। एक ये भी अच्छा, बंगाल के जो नायक हैं स्थानीय, वो जोगेंद्रनाथ मंडल हैं।
और यहाँ के जो केरल के जो नायक हैं, जैसे पेरियार को नायक माना गया तमिलनाडु में, उस पर बात करेंगे अभी। लेकिन यहाँ के जो नायक हैं केरल के, उसमें 3 नाम लिए जाते हैं। पहले श्री नारायण गुरु हैं, दूसरे अयंकाली हैं जो वहाँ के कार्ल मार्क्स कहे जाते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर से थोड़ा सा पहले थे, स्कूल जाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन विजन देखेंगे आप, उनका रेवेलियन कैरेक्टर देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं, ये तो ऐसा कोई व्यक्तित्व भारत में नहीं पैदा हुआ। अयंकाली हैं जिन्होंने दलितों के लिए स्कूल खोले, उसमें आते थे, पुले में आते थे। तो पुले वहाँ की दलित जाति है, पुले और परे 2 मुख्य जातियाँ हैं, जैसे जाटो और वाल्मीकि हमारे यहाँ। तो उन्होंने दलितों के न्यायालय खोले जहाँ पर उनको न्याय मिल सके, और न्यायालयों की पूरी चेन बनाई। त्रिवेंद्रम के पास के थे वो। तो अयंकाली हैं, उन्होंने पहली बार हड़ताल की, स्कूल जाने के लिए दे नहीं रहे थे सवर्ण कि दलित बच्चे स्कूल जाएंगे तो क्या होगा, हमको सस्ताश्रम कैसे मिलेगा। तो पहली हड़ताल उन्होंने की और चली करीब 6 महीने, और एक फसल गायब हो गई। फसल गायब हुई तो कई सारे लोग कहे, बोले कि हम भी खेती कर लेंगे, हम भी धान लगाएंगे। धान की खेती होती है, उतरे कंदई के बाद में उसी में पांव धंस गया, वो बीमार पड़ गए, कुछ लोग मर भी गए। तो कहा नहीं, खेती तो हम नहीं कर सकते, जमीन तो भले है लेकिन खेती नहीं, खेती तो वहीं दलित ही करते हैं। तो वो खेती को लेकर के जो मतलब हड़ताल थी वो सफल रही हड़ताल। उसी के आसपास हड़ताल उसके बाद में यहाँ हुई बंगाल में जो हड़ताल हुई वो भी एजुकेशन के लिए ही थी। हालांकि बाद में उसमें कई सारी मांगें जुड़ गई कि मजदूरी बहुत कम है, समय का कुछ तय कर लिया जाए कि कब से कब तक काम करेंगे। तो मतुआ आंदोलन चलाया था 2 लोगों ने, गुरचांद ठाकुर और हरचांद ठाकुर और गुरचांद ठाकुर। तो वो हाथे काम मुखे नाम उनका स्लोगन था कि जुबान पर नाम रहे और हम हाथ से काम श्रम करते करते हम भक्ति करें। अच्छा, ये भी कहना जरूरी है इसमें एक क्षण के लिए रुक करके कि आंदोलनों में जहाँ कहीं भी कोई आंदोलन नहीं चला, पिछड़ गया, तो नया आंदोलन आने के लिए उसको फिर चलाना पड़ता है। जैसे ये बंगाल में जो नवद्वीप से पैदा हुआ गौड़ीय भक्ति आंदोलन था चैतन्य महाप्रभु का, वो ऊपर की जातियों में तो था कृष्ण भक्ति का, लेकिन वो नीचे की जातियों में नहीं गया था, वो उनकी अपील वहाँ नहीं थी। इसको समझिए, हम हिंदी वाले मानते हैं कि वो एक आवाज़ आई और पूरे आसाम को, पूरे बंगाल को, उड़ीसा तक उसकी धमक थी, लेकिन दलित जातियाँ नहीं थी। वो जो भक्ति आंदोलन रुका हुआ था वो आकर के 1920-25 के आसपास हरचांद ठाकुर से शुरू हो गया। हरचांद ठाकुर, उनके पुत्र गुरचांद ठाकुर, उन्होंने किया। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल भी वहाँ पर एक नायक हैं, स्थानीय नायक हैं वहाँ के, और ऐसे उनकी अखिल भारतीय पहचान है। लेकिन बंगाल के दलित साहित्य पर काम करेंगे, देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके ये 3 नायक हैं। यहाँ पर एक पहले मलयालम की बात मैं कर रहा था, श्री नारायण गुरु हैं, अयंकाली हैं, और तीसरे श्री कुमार गुरुदेवन हैं। श्री कुमार गुरुदेवन परे जात से थे, योहन्नान उनका मूल नाम था। पिताजी उनके किसी ईसाई के यहाँ काम करते थे, तो ईसाई के यहाँ जो मालिक का धर्म वही नौकर का धर्म, ऐसा माना जाता है। तो फिर ये भी ईसाई के यहाँ काम करते करते ईसाई हो गए, तो ये भी ईसाई हो गए। उनके बेटे भी बपतिस्मा करा दिया गया, योहन्नान का भी। लेकिन बाद में उन्होंने पढ़ना शुरू किया जब, तो कहा कि बाइबल में तो दलितों के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया है, पुलयों का कोई जिक्र ही नहीं, परेयों का कोई जिक्र नहीं। कहा कि ये रोमन लोगों के लिए तो है प्रासंगिक किताब, लेकिन हमारे लिए मौजूद नहीं है बाइबल। तो कहा बाइबल को तो हम आग के हवाले करते हैं। हालांकि उसके बाद में जो अंग्रेजी सेना थी और मिशनरी की जो सेना थी वो पीछे पड़ गई उनके, बचते रहे, जंगलों में घूमते रहे, लेकिन उन्होंने संगठित किया।
उनका बहुत असर रहा। PRDS, प्रत्यक्ष रक्षा दैव सभा, ये उनका संगठन था। जैसे साधुजन प्रतिपालनी सभा अयंकाली का था, साधु का मतलब गरीब, तो महाजन नहीं, साधुजन। तो ये अयंकाली का था। और श्री कुमार जो श्री नारायण गुरु थे, उनका था क्या कहते हैं, योगम करके, पूरा नाम भी याद आ जाएगा। तो ये जो है आंदोलनों का जो संगठित रूप दिखाई पड़ा केरल में, और उसके जो नायक हैं उसको ध्यान में रखिए। तमिलनाडु की बात मैं कर रहा था, तो पेरियार थे 1925 में जो बना, जो शुरू हुआ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान का जो आंदोलन शुरू हुआ, उसने बहुत कहे कि असर डाला। वो सबके लिए था, आत्मसम्मान, सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट सबके लिए था, लेकिन मूलतः वह था द्रविड़ों के लिए। द्रविड़ की भाषा में कहें तो ओबीसी। जब बहुत बाद में दलित आंदोलन वहां शुरू हुआ, तो जो द्रविड़ आंदोलन है, जो पेरियार का आंदोलन है, उसकी सीमाएं सामने आईं। उन्होंने कहा ये तो ठीक है कि द्रविड़ आंदोलन ने, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ने ब्राह्मणों के अत्याचार का खात्मा कर दिया, लेकिन हमारे ऊपर जो अत्याचार है वो तो नहीं रुका, क्योंकि हमारी प्रॉक्सिमिटी में निकटतम जो अत्याचारी थे वो तो ये लोग थे, और इनका तो बदस्तूर जारी है। दुनिया ये समझती है कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चला तो हम तो मुक्त हो गए। हम मुक्त कहाँ हुए, हम तो अभी भी उसी तरह के अत्याचार झेलते हैं। मुझे इनका वो पता नहीं था। 2012-13 में, 12 में शायद, वहाँ तमिलनाडु के मदुरई वाले इलाके में एक जिला है धर्मपुरी, उधर जाना हुआ। वहाँ पर 3 गांव लूटे गए थे और जला दिए गए थे। तो यहाँ पर कैसे हुआ, तो जो अखबारों से खबर आ रही थी उसमें ये हुआ कि ऊंची जातियों ने ऐसा किया। उधर जब गए, जब उसको समझना शुरू किया, तब मालूम हुआ कि MBC, जिसको मोस्ट बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, तो उनका काम था। एक जमाने में दोनों में बहुत दलित जातियों में जो पुलयार थे उनमें और इनमें कहें कि MBC में बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन बाद में फिर वो एक चीज आई कि हम तो बड़े हैं, संगठित हुए और वो बड़े होने का भाव पैदा हुआ, और उसकी अभिव्यक्ति थी कि उनको दबा करके रखना है, दबा करके रखना है, तो फिर पैसे दिखाई पड़े तो चलो 3 गांव जला देते हैं। तो वो चीज आई, तो दलित आंदोलन ने रेखांकित किया कि हमारे साथ, मतलब तमिल का, हमारे साथ जो व्यवहार ब्राह्मणिकल फोर्सेज का था, वही व्यवहार इस फोर्स का भी है। इसको हमारा मुक्तिदाता न माना जाए। पेरियार के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन पेरियार के अनुयायियों ने हमारे साथ अत्याचार बहुत किए। ये बात सुनने में बहुत तकलीफ दे है, लेकिन वो चीज वहां से निकली तो आई तो सामने। तो वो जब आप देखते हैं वहाँ शुरुआत, साहित्यिक शुरुआत, जो लेखन की शुरुआत हुई वो बामा से हुई। बामा तो उनका पेन नेम है। कैथोलिक एस्टेब्लिशमेंट की में वो शिक्षिका थी, दलित से कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन बनी थी। लेकिन वो जो पहचान है ईसाई प्रतिष्ठान में, चर्च प्रतिष्ठान में, वो बनी हुई थी। वो भेदभाव उन्होंने महसूस किया और फिर उन्होंने जो करक्कू नाम की आत्मकथा लिखी, उससे एक चीज खुलती है। एक तरफ तो पेरियार के आंदोलन की कलई खुलती है दलित लेखन से, और दूसरी तरफ ईसाई धर्म के समतावादी दावे की भी पोल खुलती है। बामा ने वह काम किया। मैंने पूछा उनसे कि ये लिखने के बाद में आपको कोई दिक्कत आई? उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। कई सारे बिशप्स ने कहा कि आपने अच्छा काम किया है। तो हमने कहा कि वो तो चलिए अच्छी बात है, एक उदारता तो है, इतना तो इसको तो एक्नॉलेज करना चाहिए, वो उदारता तो है।
ये तमिल का था। आंध्र का जो आंदोलन शुरू हुआ वो बहुत कहें कि बहुत क्रूड वायलेंस से भाइयों की, 4 भाइयों की आंखें फोड़ दी गई। फिर ये हुआ कि उनको जो आंख फोड़ने वाले थे उनको तो वो किया जाएगा, रेड्डी बंधु थे, पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी, किया भी, छूट भी गए मुकदमा। उससे गुस्से में आकर के पूरे तमिल इसमें तेलुगु लेखकों में, दलित मतलब लोगों में, लेखक ने दलित लोगों में एक आक्रोश फैला और उसके खिलाफ लिखना शुरू किया, एक तरह से संघबद्ध होकर के लिखना शुरू किया। और वहां से ये शुरू होती है चीज, ये तेलुगु का लेखन। कन्नड़ का जो लेखन है वो 1975 में वहां पर बनता है DSS, दलित संघर्ष समिति, कर्नाटक में। और वो असल में अनुवाद था दलित पैंथर का। दलित पैंथर नाम नहीं रखा, जैसे गुजरात में तो उन्होंने इसी नाम से शुरू किया। दोनों जगहों पर 75 में बनता है संगठन। दलित पैंथर के नाम से बना गुजरात में, और दलित पैंथर के नाम से बना इसमें DSS के नाम से बना कर्नाटक में, कन्नड़ में। तो कन्नड़ की आवाज़ बड़ी मजबूत है। उसमें कोर कमेटी में 12 लोग रखे गए थे। जब मैंने काम शुरू किया तब तक कई लोग तो जा चुके थे, लेकिन 3 लोगों से मेरी मुलाकात हुई, 3 लोगों से मैंने बातें की और वो डॉक्यूमेंट किया, वो है मेरे उसमें। तो वो फिर लगा कि जो पहली पीढ़ी वहाँ पर भी आई थी कन्नड़ में, जैसे इसमें जो मराठी दलित लेखकों की पहली पीढ़ी थी, लेखकों की, वो तो मार्क्सवादी थी। ये बाबूराव बागुल भी उसी में थे, PWA में थे, कई और लोग थे, खुद इनका झुकाव था। हमारी जो भी दया पवार साहब थे, ये सब संगठन में थे। और फिर उन्होंने पहली पीढ़ी बनाई थी दलित लेखकों की मराठी में। इसी तरह से कर्नाटक में जो पहली पीढ़ी थी दलित लेखकों की, वो ये इधर से ही गई हुई थी, मार्क्सवादी लेखकों की थी, और उन्होंने ये काम किया। बहुत मजबूत लेखन शुरू हुआ यहाँ पर 1975 में कन्नड़ में, और वो बढ़ रहा था। उन्होंने कला को भी पूरा महत्व दिया, शिल्प को। जब मैंने मोंगली गणेश, जो वहाँ के बड़े मजबूत कहें कि दलित राइटर हैं, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने ये माना कि शिल्प आपके कथ्य का ही वाहक होता है। शिल्प पर आप ध्यान न दें, भाषा पर आप ध्यान न दें, तो आपका कथ्य गड़बड़ा जाएगा। आप लाख लेकर के बैठे रहें कि नहीं आपने तो बहुत अच्छी बात कह दी है, वो अच्छी बात बिगड़ जाती है। उतना ही आपको ध्यान देना है, उतना ही आपको संभालना है अपने शिल्प को, जितना कि आप काम करते हैं कथ्य पर। और कथ्य में भी आप सिर्फ अनुभव नहीं करेंगे। अनुभव से क्या होता है, जब तक उसको कोई पर्सपेक्टिव ना मिले, आपको आइडियोलॉजी पर भी काम करना पड़ेगा। और जो भी इमेंसिपेटरी आइडियोलॉजीज हैं, उनके साथ अगर आप वाबस्ता नहीं हैं, तो आपका लेखन कोई डेंट नहीं कर पाएगा सिस्टम पर। तो वो जो बोल रहा था, उनकी जो तैयारी थी, उनकी जो ट्रेनिंग थी, जहां से वो आ रहे थे, वो चीज वहां पर वो बोल रही थी। ये चीज अगर आप देखेंगे, जैसे अभी कहा हमारे संचालक महोदय ने कि काम कर रहा हूँ पंजाबी दलित साहित्य पर इन दिनों, तो वहाँ, और जब ये काम किया बंगाल पर, जब काम किया केरल पर, जब काम किया त्रिपुरा के दलित साहित्य पर, त्रिपुरा में भी बांग्ला में ही लिखा जाता है, तो तब वो बात मेरे समझ में आई। जहाँ जहाँ मार्क्सवादी आंदोलन रहा है, मजबूत रहा है, और संयोग से सरकार बन गई है, ठीक है। आंध्र में तो बनते बनते रह गई थी,
और उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ा, क्योंकि वो वायलेंस जो है वो बाद में भी जारी रहा। तमिलनाडु में मजबूत तो था, लेकिन वहां तक बात पहुंची नहीं थी कि सरकार बन जाए। चारपाई पर आप बैठे हुए हैं तो उसको आप उलट नहीं सकते। आप ये कहें कि आप पहले हैं, आप पहले हैं, मतलब हम जो द्रविड़ हैं हम पहले हैं, आर्यों से पहले हैं। चारपाई वही है, जो शब्दावली वही है। राव साहब कस्बे हैं, बड़े तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन बड़े चिंतक हैं। पुनः मैं आनंद जी की तरफ देख रहा हूँ, वो उन पर बात करेंगे। उन्होंने, वो एक जमाने में पक्के अम्बेडकरवादी थे, यानी संस्कृति के मामले में ही जो होगा सो होगा। लेकिन जब उन्होंने, ये किसी ने पूछा कि अच्छा बताइए, डॉक्टर अम्बेडकर ने किसके अंडर में अपनी पीएचडी की थी, इकोनॉमिक्स वाली, जो रूपी का अध्ययन किया था उन्होंने, ब्रिटिश काल में जो रुपये का अध्ययन है वो उनकी पीएचडी है, अर्थशास्त्र वाली पीएचडी। तो उन्होंने खोजबीन शुरू की कि भाई किसके अंडर में किया था पीएचडी। तो बाद में मालूम चला कि वो तो एक बड़े कहें प्रतिबद्ध मार्क्सवादी थे, जिनके अंडर में, लेकिन वो जानकारी ही उसने उनको बदल दिया। तो उन्होंने ये बात रेखांकित की है, ये जो मैं कह रहा हूं कि जो मास होता है, जो भीड़ होती है, उसको ये जो धर्म से जुड़ी चीजें हैं बहुत अपील करती हैं। अब लाखों की भीड़ है, उसमें किसी ने उछाला सवाल कि हनुमान के पिता कौन थे, तो उससे क्या है कि एक सुरसुरी फैल जाती है और लगता है कि नहीं, बदला तो ले लिया इन्होंने, देखिए कैसे सही मुद्दे पर उंगली रखी है। तो राव साहब कहते हैं लेकिन इससे निकलता क्या है। इसी तरह से रामदास अठावले आए तो उससे निकला क्या। मान लीजिए आप कहें कि नहीं सच्ची रामायण ये नहीं ये है, तो आप सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पर ध्यान नहीं देंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि जो असमानता है उस वो बनी कैसे। आप सच्ची रामायण की बात करेंगे कि नहीं सच्ची रामायण हमारे पास है, या हनुमान के पिता के बारे में मैं जानता, वो बहुत दूर तक ले नहीं जाता है। वो ये मैंने राव साहब से सीखा कि ये, और वो मराठी दलित आंदोलन से ही उन्होंने ये बात निकाली कि जो इस तरह की बातें करते थे वो आज कहाँ हैं। आप समाजार्थिक मसलों पर बात करेंगे तो आपकी उसमें उत्तेजना नहीं होगी। आप वो भीड़ को कहें कि मतवाला नहीं बना सकते। उसके लिए तो भीड़ को भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, जब मैं लोगों को सुनता हूँ कहते हुए कि मनु जो है वो जाति प्रथा का, वर्ण व्यवस्था का जन्मदाता है, तो मुझे हंसी आती है। कोई व्यक्ति किसी ऐसे सोशल सिस्टम का निर्माता कैसे हो सकता है। उन्होंने लिखा कि ये है कि उन्होंने अपने समय तक जो भी चीजें इस व्यवस्था से संबंधित थी उनको इकट्ठा कर दिया, इतना ही है। बाकी इससे आगे उसको जन्मदाता मानेंगे तो आप कुछ जानते ही नहीं इतिहास के बारे में। वो एक चीज है। जब वो कहते थे कि मार्क्सवाद पर मुझसे अधिक किसी के पास किताबें नहीं हैं, तो उसका कोई अर्थ था। तो यहाँ आप देखेंगे अय्यंकाली को मलयालम में, तो वो चीज पाएंगे कि उनका साबका जिन लोगों के साथ है, जिनसे संवाद उनका है, वो चीज कहाँ से आ रही है। वो जो सिस्टम को बदलने, आपके पास कोई वैकल्पिक विजन है नहीं, तो बदलने का कुछ मामला होता नहीं, जिसमें अस्मितावाद बाद में जाकर के बिगड़ता है। उसको लगता है कि सिस्टम जैसा है वैसा ही रहे, बस उसमें हमारे लिए थोड़ी जगह रहे। ठीक है, आप प्राइवेटाइज कर दीजिए, जो राष्ट्रीय निगम हैं, जो पब्लिक सेक्टर है, बस उसमें आरक्षण की, ये कोई उपचार नहीं है। फौरी उपचार तो है, इसमें ऐसा नहीं कह सकते, ये उसको आप नकार नहीं सकते। फौरी उपचार तो है, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, ये हो नहीं सकता। केरल के दलितों ने जो समर्थन दिया इस कहें कि विचारधारा को, उसके पीछे यही था, उन्होंने इस चीज को समझा। 1850 तक केरल में स्लेवरी है, दास प्रथा है,
बाजार लगता है, वहाँ पर दास लाए जाते हैं, पुले परे ये लाए जाते हैं, उनकी बिक्री होती है, बच्चे को कोई और खरीद रहा है, बच्ची को कोई और ले जा रहा है, माँ को कोई और ले जा रहा है, पिता को कोई और, इस तरह का कोई बैल दे करके 2 बैल दे दिया तो एक लड़की मिल गई, चलो दासी मिल गई इसको, ये सब चल रहा था। उसमें सबसे पहले ये बात खटकी किसको, क्रिश्चियन मिशनरीज को। 2 मिशनरीज काम कर रही थी, CMS और LMS, लंदन मिशनरी सोसाइटी और क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी। इनको ये हुआ कि लंदन में जो उनका हेड ऑफिस है उसको बताना होता था कि साल में हमने इतने कन्वर्जन कराए, तो कन्वर्जन कराए, तो अब जो गुलाम है उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते, तो पहले उसको फ्री कराना पड़ेगा तभी कन्वर्ट कराएंगे। तो उनको लगा कि नहीं, ये तो फ्रीडम की बात तो करनी चाहिए, अगर फ्री नहीं होंगे तो ईसाई बनेंगे नहीं। तो उन्होंने वो बात शुरू की। उसमें कुछ मानवतावादी भी थे, लेकिन बहुत से लोग अपने धर्म को लेकर के ही प्रचार हो इसको लेकर के वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने आवाज़ उठाई और अंदर से भी जो इस तरह के लोग थे, दलित नहीं थे लेकिन वो इस प्रथा के खिलाफ थे, स्लेवरी के, वहाँ से भी उनको सहयोग मिला। और 1860 तक आते आते ये रोक लग जाती है। 54 में कानून बनता है, 60 तक रोक लगती है। हालांकि बाद में भी चलता रहा, जो दस्तावेज मिलते हैं उसमें यह है कि 1910 तक इक्का दुक्का उनके यहाँ इतने, जैसे हमारे यहाँ हलवा होते हैं ना, वो एक तरह का स्लेव है, वो एक तरह के दास हैं, वो पुश्तैनी जो है वो बंधन होता है, उनका बेटा होगा, उनका बेटा होगा, उनका बेटा होगा। तो वो, लेकिन यहाँ पर बिक्री नहीं होती, वहाँ बिक्री होती थी। यहाँ पर छूने से छूत लगती है, केरल में देखने से छूत लगती थी। बाकी पूरे देश में दलितों के पास रहने के लिए जमीन, रहने के लिए घर तो होता है, वो अपनी जमीन पर होता है, या मरने पर एक जगह होती है जहाँ पर उनको दफनाते हैं, गाड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, बनाते हैं। वहाँ पर वो भी नहीं, जमीन, बिना जमीन के वही अकेला जो है वो है प्रांत है, और कोई प्रांत नहीं रहा है, केरल ही प्रांत रहा है। तो ये सब देखते हुए उनको लगा, पहली पीढ़ी जब आई जो मिशनरियों के तरफ से, उन्होंने कन्वर्ट किया, स्कूल खोले, नौकरियां दी, बहुत कुछ काम किया, तो वो तो श्रेय देना चाहिए। इतिहास का जो विकास क्रम है उसमें पहला काम मिशनरियों का है केरल में। दूसरे में फिर आ जाते हैं गांधी जी। गांधी जी ने यात्रा की, वहाँ पर लोगों से मिले, श्री नारायण गुरु से मिले। श्री नारायण गुरु तो उस तरह से नहीं थे, उनके जो मेंटर थे श्री नारायण गुरु के एक तरह से बनाने वाले, वो थे डॉक्टर पालपू। डॉक्टर पालपू मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिस कर नहीं सकते थे त्रिवेंद्रम और आसपास, क्योंकि केरल में तो दलित चिकित्सक हो नहीं सकता, तो मद्रास में करते थे। मद्रास जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में था। केरल में उनका, मैंने त्रिवेंद्रम में उनका रेजिडेंट हुआ करता था, कोचीन और में रेजिडेंट के जरिए शासन करते थे। तो ये मैं कुछ लंबा खींच रहा हूँ ना रघुवंश जी, लेकिन मैं अभी करूँगा। तो ये पहला दौर था। दूसरे दौर में उनके भीतर से नायक निकले, और वो कांग्रेस के उभार का भी दौर था। एक तरफ कांग्रेस का काम चल रहा था, जो यहाँ पर त्रिशूर के पास गुरुवायूर मंदिर है, वायकाम टेम्पल है, वायकाम दोनों कहते हैं, वहाँ पर एंट्री कैसे हो, एंट्री मंदिर में नहीं, उसके आसपास जाने वाले सड़कों पर, तो वो एंट्री भी नहीं हो रही थी। तो उसके लिए गांधी जी ने किया, और बहुत सारे जत्थे जगह जगह से पहुँचे, केरल पहुँचे, और एक लंबा आंदोलन चला, वायकाम सत्याग्रह कहते हैं उसको, उसका असर रहा। और उन सड़कों पर चलने का मिला। गांधी जी ने कहा कि नहीं, वो मंदिर भी जा सकते हैं। फिलहाल तो वो रहा। उनके भीतर से जो नायक निकले, ये तीनों जिनका मैंने जिक्र किया आपसे, 1902 में बनता है श्री नारायण गुरु का संगठन, योगम बनता है।
फिर 1904 या 5 में बन जाता है अय्यंकाली का 7 जन प्रतिपालनी सभा, और 1910 में 8 या 10 में बनता है PRDS प्रत्यक्ष रक्षा दैव सभा, इनका यूहन्नान का, जिनका बाद में नाम हो गया श्री कुमार गुरुदेवन। ईसाई से वो मुक्त हो ईसा धर्म से, तो ईसाई धर्म से तो इधर आ गए, हिंदू हो गए। तो फिर बाद में फिर वो उनके मरने के बाद में तो उनको अवतार ही मान लिया गया। वो एक दूसरी तरह की समस्या शुरू होती है, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। कल्ट फिगर बनाने में बड़ी भूमिका रहती है सत्ताओं की। इन दिनों अपने अपने किताब में लिखा भी है, डॉक्टर अंबेडकर को भी कल्ट फिगर बनाने के लिए बहुत धन खर्च किया जा रहा है। हमारे यहाँ हमने दलित आत्मकथाओं पर सेमिनार रखा था, तो कहा कि भाई पैसे तो नहीं हैं, ऊपर से आदेश है कि सेमिनार के लिए पैसे नहीं मिलते। लेकिन उसी के बाद, ये अप्रैल की बात है, 14 अप्रैल को जो SC/ST यूनिट है उसने अंबेडकर जयंती पर किया, तो उन्होंने कहा हमारे प्रिंसिपल साहब ने कि भाई वक्ता हम बुलाएं, तो कहा हाँ आप बुलाइए। लेकिन तो कहा कि कितना चाहिए, तो कहा 1-8 लाख रुपए तो चाहिए। तो कहा नहीं, 1.5 लाख रुपए से कम क्या लेंगे। ये 12,000 हमको मिलता है सेमिनार का दलित कथाओं पर काम कराने के लिए, और 1.5 लाख। लेकिन उसमें ये है कि भरपूर अगरबत्ती आई, फूल माला आया, धूप बत्ती आई, सब कुछ। तो वो उसमें तो धन खर्च होता है, अच्छा खासा खर्च होता है। आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो आप पाएंगे कि किस तरह से कहाँ पर धन खर्च होता है और कहाँ के लिए पैसे नहीं होते, कहाँ के लिए अपील की जाती है कि आप ये न करें, ये न करें, ये न करें, साल 2 साल तक। तो वो चीज दिखती है। तो वो कल्ट फिगर बनाने में, पूजा सामग्री बनाने में, पूजा की वस्तु प्रतिमा बनाने में, तो भाई अभी जितना धन आप चाहें उतना ले लीजिए। पंजाब के एक विश्वविद्यालय में नाम नहीं लूंगा, तो उस वहाँ मैंने देखा कि ये पिछले साल की बात है कि सेंट्रल कहें कि गवर्नमेंट ने उसको फंड किया हुआ था, तो अंबेडकर चेयर के पास पैसे नहीं थे। लेकिन पैसे कहाँ थे, वहाँ पर अंबेडकर चेयर के बगल में परशुराम चेयर है। अब परशुराम और अंबेडकर का क्या मेल है मैं तो समझ नहीं सकता। स्वप्निल जी बताएंगे, कवि हैं, ये कल्पनाशील कहें जमात होती है कवियों की। तो लेकिन पैसे दिए उन्होंने परशुराम चेयर को। परशुराम चेयर ने कहा कि हमारे साथ अगर आप मिलकर के करना चाहें तो कार्यक्रम कर ली 14 अप्रैल को। तो परशुराम चेयर के पैसे से, दोनों के कोलैबोरेशन से फिर कार्यक्रम होता है अंबेडकर पर, ठीक है। तो वो एक मतलब विचित्र तरीके का घालमेल चल रहा है। वो डरे हुए थे डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने कहा था भगवान मत बनाइएगा हमको। लेकिन अभी तो जो स्थिति है वो हम आप जानते हैं। जिस बात को लेकर के अंतर है, मैं जो बात कहना चाहता था, जब धर्मपुरी पर मैंने काम किया, ये एक फेनोमेना मेरे सामने आया कि तमिलनाडु में दलितों पर संगठित हिंसा, जातिवादी हिंसा क्यों जारी है, और केरल से आप कोई भी घटना नहीं, NCRB का उठा लीजिए डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा उठा लीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई जानकारी नहीं मिलेगी, है ही नहीं। जातिवादी जो स्ट्रक्चर था वो तोड़ दिया। जो कम्युनिस्ट आंदोलन वहां आया और बिल्कुल फैल गया अंदर तक, यानी कि जो स्कूल जा रहे दलित विद्यार्थी हैं उनका अपना अलग संगठन है, जो बीड़ी बनाने वाले हैं, जो किसान हैं, जो सामान ले जाने वाले, सबका अपना एसोसिएशन है। और उससे क्या है, ढांचा जो है, स्ट्रक्चर जो बड़ा वायलेंट स्ट्रक्चर है, बहुत हिंसक कहें कि ये ढांचा है, इसको तोड़ दिया। ये बात आपको मिलेगी बंगाल में भी। बंगाल में जो 25-26 साल का शासन हुआ उसमें वो स्ट्रक्चर, हिंसा है, ऐसा नहीं कि हिंसा नहीं है, सोशल वायलेंस भी है, लेकिन कास्ट बेस्ड वायलेंस की घटना नहीं मिलेगी आपको। इसी तरह से त्रिपुरा में भी जहां जहां सरकार बन गई वहां वहां वो हिंसा, ये वाली हिंसा खत्म हो गई। इस बात को रेखांकित करना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है
यहाँ पर आंदोलन मजबूत रहा, तमिलनाडु में, आंध्र में भी रहा अलग अलग तरीके का, लेकिन वो हिंसा अभी तक बनी हुई है। हिंदी में तो बहुत ठीक ठाक, हरियाणा में आप देखें जो हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, राजस्थान में आप देख लें, अभी पिछले महीने तो पिछले साल आपने देखा कि वो इंद्र मेघवाल ने पानी पी लिया प्रधानाचार्य के घड़े से, और जिस तरह से मारा वो महीने भर के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। जालोर जिले का, राजस्थान और गुजरात के बीच का जिला है, राजस्थान में पड़ता है। पिछले महीने की बात मैं कर रहा हूँ, उधर भी कहें कि जाना था, वो बारात आ रही थी और रोक दिया कि घोड़ी पर कैसे दुल्हन आ सकती है, तो नहीं आने दिया। फिर वो दुल्हन पढ़ी लिखी थी और वो उसने अपनी घोड़ी मोड़ दी, एसपी के यहाँ चली गई और फिर जाकर के हिम्मत वाला काम किया। तो एफआईआर दर्ज हुई, बड़ी मुश्किल से दर्ज हुई एफआईआर। इस मामले में हो एफआईआर दर्ज भी हो जाए तो कन्विक्शन रेट बिल्कुल मिनिमल होता है, बहुत न्यूनतम होता है। हाँ ठीक है। सत्यवान जी ने जो कह दिया उससे टलना नहीं चाहिए, नाम के अनुसार। नाम के अनुसार नहीं, अब तो जो है, अब तो एक खत्म भी है मेरा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हिंसा है, पूरा दलित लेखन उस हिंसा को संबोधित है। अगर आप हिंसा नहीं समझते तो दलित लेखन नहीं समझ सकते, उसकी तासीर नहीं समझ सकते। तो ये हिंसा को समझना जरूरी है। और वो हिंसा 3 तरीके की हिंसा है, आप जानते हैं। एक हिंसा जो स्थूल हिंसा है, घर जला दिया, लूट लिया, रेप किया, थप्पड़ मार दिया। दूसरी जो हिंसा है वो भाषा में है। आप भाषा का कोई भी नमूना इकट्ठा कीजिए और देख लीजिए उसमें कि किस तरह की हिंसा व्याप्त है। नीचा दिखाने वाला मामला भी वो हिंसा का ही मामला होता है, अलग मामला नहीं होता जिसमें कोई किसी को चोट पहुंचाई जाए। अध्यक्ष जी सही कह रहा हूं ना? हाँ, तो वो दूसरी वो भाषिक हिंसा है। वो कहें कि आपकी जुबान पर वो हिंसा होती है, आप ऐसे थप्पड़ नहीं लगाते, ऐसे आप चाकू नहीं मारते, लेकिन वो हिंसा होती है। और तीसरी हिंसा, जब SC/ST कानून बना, SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 89 में, 1988-89 में बना, उसके बाद में थोड़ा डर तो फैला। यद्यपि FIR तब भी कानून बना हुआ होगा, थानेदार तो अपने हैं, तब भी FIR नहीं दर्ज, लेकिन डर तो हुआ फैला। तो जो सरकारी दफ्तर हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर सीधे गाली देने से बचते थे। तो कैसे कि वो आए अधिकारी दलित हैं तो उधर जाएंगे नहीं, बुलाते रहे, सर हमने तो सुना ही नहीं था। या जोर से थूक देना, या पांव पटक देना, या ऐसे चेहरे पर भाव ले आना कि उसको, अगले को उसकी औकात पता चल जाए। इसको ह्यूमिलिएशन कहते हैं, ये अवमानना है। ये तीसरे तरीके की बड़ा परिष्कृत किस्म की हिंसा है। तो हिंसा ये भी। तो आप केरल का दलित साहित्य देखिए, सवर्ण मानसिकता ऐसे नहीं जाती है, लंबा समय लगता है। कई बार तो लगता है कि संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर संभव नहीं होता तो डॉक्टर अंबेडकर एनिलेशन ऑफ कास्ट नहीं लिखते। संभव तो है, उसको आप उसका उन्मूलन तो कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग मामला है। तो आप देखेंगे बंगाल में का जो दलित साहित्य है, जो त्रिपुरा का है, जो केरल का है, वहाँ पर यहाँ तक कि पंजाब का भी, वहाँ पर एक किस्म की दार्शनिकता है। वो जो मानसिकता है, सवर्ण मानसिकता, जो सटल है, अब जो उस तरह से नहीं है सरफेस पर, उसको कैसे आप एड्रेस करेंगे, तो उसके लिए वो दार्शनिकता आ जाती है। उस स्तर पर लड़ाई लड़नी है। जो फिजिकल वायलेंस है वो नहीं है, तो फिर उस तरह की कविता, उस तरह का कहानी, उस तरह के उपन्यास नहीं होंगे, उस तरह की आत्मकथाएं नहीं आएंगी। अगर कहें कि भौतिक हिंसा नहीं है तो ये दोनों के बीच में, उत्तर और दक्षिण के बीच में का ये फर्क है। मैं खास तौर से केरल की बात कर रहा हूं कि वो मैं भी समझता नहीं था कि ये लोग इतनी दार्शनिक, मतलब इतनी बारीकी से क्या लिखते हैं। तो मालूम हुआ कि नहीं, उसके पीछे का ये है
कि जो भौतिक हिंसा है उसका तो खात्मा हो गया है, लेकिन अभी भी वो अवमानना तो का दौर तो चल ही रहा है। तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए, तो इसलिए उस तरह का साहित्य, दलित साहित्य वहां पर दिखाई पड़ता है। आप इनके यहाँ देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि के यहाँ देखिए, जयप्रकाश लीलवान के यहाँ देखिए, आर डी आनंद की कविताओं में देखिए, अन्य लोगों के यहाँ देखिए, जागृत साहब बैठे हुए हैं, उनकी कविताओं में देखिए, तो जो पानी के लिए, जो सड़क के लिए, जो कहें कि घर बनाने के लिए जो लड़ाई है वो अभी भी चल ही रही है। और इसीलिए जो ये भौतिक हिंसा है, मतलब एक रिंगटोन बजने पर हत्या कर दी, घोड़े पर चढ़ने के लिए उतार दिया, नहीं माने तो हत्या कर दी, बारात को ही पीट दिया। उजला अंधेरा नाम से अभी एक उपन्यास आया है वानखेड़े साहब का, क्या नाम है उनका, कैलाश वानखेड़े। तो आप वो उपन्यास, कैलाश वानखेड़े का, तो वो उपन्यास देखिए, सत्यापित नाम के उनका संग्रह है कहानियों का, वो देखिए। तो इन जगहों पर तो जो फिजिकल वायलेंस है उससे मुतल्लिक, उससे जुड़ी हुई और जुड़ा हुआ साहित्य, उसको संबोधित साहित्य है। लेकिन जहाँ वो नहीं है वहाँ पर आपको जो साहित्य दिखता है, जो लेखन दिखता है, वो अलग किस्म का दिखाई पड़ता है। जो चीज दिखाई पड़ती है सन 2000 के बाद की, वो पूरे भारतीय दलित साहित्य में 2000 के बाद की वो बिल्कुल अलग तरीके की है। और उसमें दलित स्त्रियों का आना दलित लेखन में इस हर एक भाषा में हुआ है। बंगाल में खूब हुआ है, मलयालम में खूब हुआ है, यहाँ तमिल में हुआ है, कन्नड़ में हुआ है। अच्छा, कन्नड़ में एक ये हुआ, कन्नड़ दलित साहित्य में बड़ी संभावनाशील आवाज़ें आई हैं। 90 और 2000 के बीच में एक बात हुई। 80 में आप देखेंगे तो बहुत ओजस्वी आवाज़ें हैं, 90 के शुरू में तक आवाज़ें हैं, 95 तक हैं। 95 के बाद में जब ये वैश्वीकरण आता है और ढेर सारे बनते हैं एनजीओ, तो चिन्हित करके कि आशाराम जी बहुत अच्छी कहानियां लिख रहे हैं, बहुत फायरी हैं, बहुत आग से भरी हुई हैं, तो कहा कि आप तो लोगों को चेतना जगा रहे हैं, तो क्यों ना आप एक एनजीओ बना लें शिक्षा के लिए, और उसके जरिए आप काम करें, तो आपको भी लगता है कि हाँ ये तो हो सकता है। कहा पैसे हम देते हैं। पैसे दिए, एनजीओ, जितने दलित लेखक थे सबने अपने एनजीओ बना लिए, ठीक है, सबको पैसे मिलने लगे। अब उसके बाद में मान लीजिए 10,000 रुपये मिले साल भर का खर्च करने के लिए, और आपने एस्टीमेट बनाया हुआ था, उसके अनुसार खर्च हुआ कि नहीं हुआ, खर्च भी कर दिया, तो पूरे साल इसमें चिंता में रहते हैं कि रजिस्टर ठीक होना चाहिए। अब रजिस्टर ठीक होना चाहिए तो उसमें फिर लिखेंगे कैसे, तो वो सब छीन लिया, वो संभावनाशील आवाज़ें गायब हो गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने काम किया, कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, कोई किसी इसको कहते हैं हेल्थ या हाइजीन में काम कर रहा है, तो सबको दे दिया एक एक एनजीओ, और वो आवाज़ें गायब हो गई, वो सारी, मतलब जो संभावनाशील जो लिखा भी, तो वो गुस्सा नहीं है, क्योंकि भाई मांगा 1 लाख और मिल गया 1.25 लाख कि भाई ये हमारे पास स्पेयर था, इसको भी आप खर्च कीजिएगा, ठीक है। तो अब सारी ऊर्जा लगी हुई है कि भाई 1.5 लाख या 1.25 लाख मिला है, तो ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करें। तो फिर वो जो आवाज़ में वो गुस्सा होता है वो गायब होता है। वो एक काम तो किया, जो धन आया बाहर से, जो पूंजीवाद ने जो खेल किया, जिसके मतलब दोनों में जो गठजोड़ रही, वो हुआ है। वो कन्नड़ वाले पर अभी दोबारा लौट रहा हूँ, कुछ लिख लिया था, कुछ रह गया था, तब फिर सारी चीज़ें स्टॉक टेकिंग जो हो रही है, मालूम हो रहा है कि कहाँ कहाँ पर ध्यान देना है। मैं 1-2 कविताएं ये कहते हुए कि जो 2000 के बाद दलित स्त्रियां आईं, यद्यपि उन पर भी अब निगाह अच्छी खासी है सत्ता की, और हिंदी में
तो ज़्यादातर लोगों ने लिखना बंद कर दिया है या लिख भी रही हैं तो ऐसा जिसमें कोई खतरा ना हो, जिसमें कोई खतरा ना हो वैसा लेखन। एक जो हमारी बड़ी संभावनाशील हिंदी की दलित लेखिका थी, उन्होंने लिखा कि भाई ये जो मार्क्सवाद है वो ठीक है, इसमें बात तो ठीक करता है, लेकिन उसके पास कोई भविष्य दृष्टि नहीं है। सारा दारो मदार उसका यही है कि भविष्य उसका मतलब उसके पास बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा इसके पास कोई भविष्य दृष्टि नहीं है, दावा तो भले करे लेकिन बिना भविष्य दृष्टि के क्या ये हमको दे पाएगा। मालूम हुआ कि जी उनको प्रमोशन चाहिए था, तो कहा गया कि आप कभी जुड़ी रही हैं तो कुछ ऐसा कहिए जिससे मैं आपको इंश्योर कर सकें हम लोग। तो डिस्टेंसिंग करनी पड़ती है, और वो डिस्टेंसिंग होते होते मतलब कहाँ पहुँच जाता है कि वो अठावाले को बुला करके उनका सार्वजनिक अभिनंदन होता है, जिनसे हमको बड़ी उम्मीद थी। ये मैं तुरंत क्रिटिकल हो गया, नहीं होना चाहिए, संभावना तो इसमें है, बहुत संभावना है, लेकिन दिक्कतें भी इस समय उभर रही हैं। आप देखें रजनी तिलक को, आप देखें कावेरी को, यद्यपि कावेरी के साथ जो दिक्कत है वो आइडियोलॉजिकली बहुत तो ऐसे नहीं, अनुभव उनके पास अच्छा है, लेकिन रजनी तिलक के पास तो वो चूंकि इधर से गई थी, लेफ्ट से गई थी, तो वो दुनिया उन्होंने देखी थी, उस तरह से देखी थी, वो टूल्स उनके पास थे उसको एनालिसिस करने के। तो जिन लोगों ने ये प्रज्ञा को आप देख लीजिए, ज्योति लांजेवार को देखिए, वो तो अब नहीं है, या उर्मिला पवार को देखिए मराठी में। तो ये जो दलित महिलाओं का लेखन शुरू हुआ वो उसने बहुत सारी सीमाओं से मुक्त किया, दलित लेखन की सीमाओं से मुक्त किया, पहचाना। और ये कहा, दो बातें जो मैं रेखांकित करके अपनी बात खत्म करूं। एक तो उसने ये कहा कि अलग अलग लड़ाई करने से तो सिस्टम का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम जात की लड़ाई करें लेकिन जेंडर पर हम कुछ ना बोलें। जेंडर वाली जो लड़ाई कर रही हैं वो जात के सवाल पर मौन रह जाएं। दोनों मिल करके किसानों के सवाल कहें कि हमारा सवाल नहीं है, आदिवासियों का सवाल वो हमारा सवाल नहीं, आदिवासी भी कहें कि हमको क्या पता है, हमारे यहाँ जातिवाद तो है ही नहीं, तो हम उस पर क्यों बोलें। का इससे क्या है कि सत्ता पर कोई खरोंच नहीं लगती, वो सुरक्षित रहती है। जरूरी है सबको इंटरकनेक्शन सबके बीच में हो, जिसको इंटरसेक्शनैलिटी नाम से एक अवधारणा आई, ब्लैक फेमिनिज्म ने इसको एक चीज रखी कि कोई भी शोषण उसका कोई एक स्रोत नहीं होता, कई स्रोत होते हैं आपस में आकर के मिल, जैसे चौराहा है, गोल चक्कर है, एक सड़क वहां से आ रही, एक सड़क वहां से आ रही, एक सड़क वहां, उसी तरह से शोषण का भी मामला होता है। आपको दिखेगा कि एक सड़क है, वो एक सड़क नहीं है, कई सड़कें हैं, वहां आकर के मिलती हैं। इंटरसेक्शनैलिटी का संज्ञान नहीं लेंगे तो सिस्टमिक चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज की बात क्या है, आपके पास वो मतलब चुनौती आपके सामने वो नहीं रहेगी। मैं एक दो कहें कि कविताएं चाहता हूं कि मलयालम की पढ़ दूं और अपनी बात खत्म कर दूं, ये तो लंबा हो जाएगा। एक के निर्मला थी, पेशेवर गायिका थी, इस तरह की गायिकाएं वहाँ पर भी रही हैं, ब्लैक फेमिनिज्म में भी रही हैं, डांसर रही हैं और कविताएं लिखती थी, आप कथाएं लिखती थी। यहाँ पर भी मलयालम में भी एक इस तरह के नाम है। तो ये के निर्मला 1969 में पैदा हुई थी और 2006 में उनका निधन हो गया। तो जब मैंने काम शुरू किया था तब वो उनका निधन हो चुका था, लेकिन उनकी जो अनुगूंज थी वो मतलब बहुत तगड़ी थी वहाँ पर। उनकी कविताएं लोग उद्धृत किया करते थे। तो मैंने एक कविता आपके लिए यहाँ पर रख ली कि कहूँ मतलब पढ़ूंगा। फेमिनिज्म और दलित असर्शन दोनों मिला करके वो लिखती थी। एक दिन आऊंगी मैं, दबावों के चलते नहीं, ना किसी की दासी बनकर,
तनी हुई रीढ़ के साथ, किसी के सामने झुकती हुई नहीं, बगैर किसी चूक के, किसी को बातचीत की अनुमति दिए बिना, सोचने का समय दिए बिना, आलोचना की परवाह न करके, प्रतिक्रियाओं के लिए अवकाश दिए बगैर, तब मेरा साथी होगा सत्य, कर्म मेरी ताकत। अगर कोई अदालत है दुनिया में, होगी वह सिर्फ मेरी, होगा सिर्फ एक कानून, मेरा कानून, उसमें होंगे केवल कठोर दंड। एक न्याय व्यवस्था की असलियत से कहें वाकिफ एक दलित राइटर इस तरह से लिख रही है। एक बिजला है, मलयालम की ये हैं, ये इनकी एक कविता है, पोखर घाट पर नहाते समय। 81 में पैदा हुई थी और मेरी बात फ़ोन पर ही इनसे हो पाई अपने रिसर्च के दौरान। लेकिन कई कविताएं इनकी, मैंने 2 संग्रह इनके देखे। मलयालम के अनुवादक कम मिलते हैं, लेकिन मुझे ये फ़ायदा मिला कि केरल में रहते हुए ऐसे लोग साथ बैठते थे, कोई कविता पढ़ रहा है तो उसका भावार्थ क्या है वो बता रहा है। लगी कविता काम की तो रख लिया। फिर दिल्ली में एक टीम बना रखी थी 5-6 लोगों की, तो उनको दे देता था कि भाई इसका जरा अनुवाद कर दीजिए। अंग्रेजी में कर दी तो मैं हिंदी में कर दूंगा, या सीधे मलयालम से हिंदी कर दीजिए। तो इस तरह से काम सारा हुआ है। तो अगला जो काम होगा वो इससे बेहतर होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि जो पहला काम होता है उसमें बहुत सतहीपन रह जाता है। तो जो माहवारी का सवाल है, जो उसके साथ जुड़ा हुआ स्टिग्मा है, वो उन्होंने उठाया। कहा ये गोपन का मामला नहीं है, इससे आप एस्केप नहीं कर सकते, इससे आप पलायन भी नहीं कर सकते। कविता देखिए, पोखर घाट में नहाते समय, ये शीर्षक है, महीने के खून से पोखर को लाल बनाओ, उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, बिना देखे ही तुम देख पाओगी। ऐसा नहीं है कि पोखर घाट पर पुरुष का एक समय और स्त्री का दूसरा समय हो। उसके आने पर महीने के कपड़ों पर से एक दृश्य सजाकर रखो, ये बिजला कहती है। रेखा राज वहाँ की बड़ी मजबूत क्रिटिक हैं मलयालम की। एम.आर. रेणुकुमार, जिसकी बात मैं कर रहा था कि जो परिष्कृत कहें कि अनुभव की कविताएं लिखते हैं, अनुभव और आइडियोलॉजी मिला करके, वो उसमें एम.आर. रेणुकुमार हैं, एम.बी. मनोज हैं। लंबी सूची है। इसी तरह से यहाँ पर भी सुगीर्त रानी हैं, तमिल में बहुत अच्छी कविताएं, और कविताओं के साथ साथ में स्टैंड लेने वाली। कई बार कवि जो है वो स्टैंड नहीं लेते, वो कविता तो लिख दिया, उसके बाद में उनका सारा कुछ उसी पर रुक गया। हमने तो अपनी कविता कर दी, हमको आप क्यों बुला रहे हैं जंतर मंतर पर। कई लोग कुछ सवाल करते हैं कि जंतर मंतर पर हमको क्यों बुला रहे हैं, हमने तो कविता लिख दी है। नमिश राय साहब से कभी कहा था, उन्होंने लेख लिख दिया कि ये हमको चाहते हैं कि हम भी एक्टिविस्ट हो जाएं। हम तो भाई पोएट हैं, हमारा काम कुर्सी मेज पर लिख देना है, फील्ड में जाना आप लोग जाइए, आप लोग राजनीति करते हैं, हम तो भाई लेखन का काम करते हैं। ये जो सोच है, ये कम से कम ये जो नई पीढ़ी है सभी भारतीय भाषाओं में दलित स्त्रियों की, वो इस बात को नहीं मानती, और अभी उससे बड़ी उम्मीदें हैं। भारत में आंदोलनों की जो परंपरा है, ये लेटेस्ट आंदोलन है जो बहुमुखी है, बहुआयामी है, और जिसमें बहुत संभावनाएं, जिसके साथ संवाद किया जाना चाहिए। ये भी मैं कहूँगा, उसको पढ़ते हुए, उसकी आलोचना करते हुए, उसको सराहते हुए बात आगे बढ़ानी चाहिए। मुझे मौका दिया, मैं जलेस फैजाबाद यूनिट का अध्यक्ष जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।